नमस्कार साथियों। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण घटना अभी चल रही है और समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि एक खबर जो है बार बार आ रही है। एक शब्द आता है हमास और दो शब्द आ रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद। आज अपन उसी विवाद के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, सरल शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य इस प्रकार का विवाद अभी चल रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते और इतिहास का छात्र होने के नाते मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद क्या है और इसमें भारत की क्या भूमिका है और ऐसी क्या बात हो गई कि अभी ही हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। वैसे दोनों के मध्य टकराव तो कई वर्षों से देखने को मिल रहा है, तो अपन कोशिश करेंगे यहाँ पर आसान शब्दों में समझने की कि इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद क्या है। देखो, अपन कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपन इजराइल का जो है मैप देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ये वाला पोर्शन जो है ये इजराइल है पूरा का पूरा। यहाँ पर जो है गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा स्ट्रिप यानी जिसे गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये वेस्ट बैंक के नाम से, और ये जो भाग है ये भी फिलिस्तीनी, यानी ये फिलिस्तीनी क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, एक गाजा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक यानी जो है पश्चिमी फिलिस्तीन और गाजा पट्टी जिसे अपन कहते हैं। इधर जो है वह प्रशांत महासागर है, इधर अपन देखें गोलन हाइट्स है, सीरिया, इधर अपन देखें इजिप्ट है, मिस्र है, इधर जॉर्डन है, यानी ये पूरा का पूरा अरब कंट्री है। और इसके बीच में एक यहूदी राष्ट्र है, उस यहूदी राष्ट्र का क्या नाम है? इजराइल। ठीक है। अब इजराइल और हमास के मध्य जो है भी आपने सुना होगा कि हमास अभी इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया है और बाद में इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमास ने थल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, यह तीनों तरह से जो है इसके ऊपर इसको इजराइल पर हमला किया है और इजराइल जो है इसका जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इजराइल के जो राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू, वह अभी उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि इन गाजा पट्टी को ही, हमास को ही जो है क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो आज इस विवाद के बारे में अपन थोड़ी इसकी कहानी पढ़ेंगे कि वास्तव में ये विवाद क्यों है और क्यों चर्चा में रहा है इजराइल। देखो, अपन बात करें कि एक देश है इजराइल। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इजराइल की? तो कहते हैं कि जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद आपको पता होगा एक साम्राज्य आया, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के समय इस वाले भूभाग पर यहूदियों का अधिकार था, यहूदी यहां पर निवास करते थे। अब देखो, यहां पर एक स्थान है जेरूसलम, ध्यान से देखना इसको। यहां पर एक स्थान है, उसका क्या नाम है? जेरूसलम। जेरूसलम की अपन बात करें तो यह तीन धर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए, ईसाई के लिए और यहूदी के लिए। क्यों? क्योंकि इस्लाम की यहां सबसे बड़ी मस्जिद है अल अक्सा। कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है इस्लाम धर्म की पूरे विश्व में, जेरूसलम में। दूसरा ईसाई धर्म, सुना होगा कि ईसा मसीह को जो फांसी दी गई वह इसी स्थान पर दी गई, जेरूसलम में। तीसरा यहूदी, यहूदी किसके वंशज है? तो अब्राहिम के वंशज है। और बाद में ये मूसा के समर्थक हो जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? यहूदी कहलाते हैं। वह भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए, कहते हैं मूसा ने इस क्षेत्र में इनको बसाया। तो तीनों धर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन सा? जेरूसलम। इतिहास में और ज्यादा अपन गहराई से जाएं तो इसी स्थान को लेकर इस्लाम और ईसाई के मध्य हमेशा टकराव होता रहा है। किस स्थान को लेकर? जेरूसलम को लेकर। तो बात करें, देखो कि अभी ऐसी क्या बातें हो गई और क्या इसकी पृष्ठभूमि है। तो रोमन साम्राज्य के दौरान इस वाले भूभाग पर कौन बसे हुए थे? यहूदी बसे हुए थे। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य में मूर्ति पूजा, यानी शासक जो है अपनी मूर्तियों की क्या करवाते थे? पूजा करवाते थे। और इस वाले भूभाग पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया। और आप तीनों धर्म देखोगे, इस्लाम, ईसाई और यहूदी, ये मूर्ति पूजा के क्या है? विरोधक है। तो कहते हैं मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, तो बाद में यहाँ से चले जाते हैं
और यूरोप के क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं यहूदी। वापस रिपीट कर रहा हूं कि यहूदी जो मूल स्थान यहाँ पर था इनका आज से 2000 वर्ष पहले, और बाद में यहां से ये कहाँ चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं। अब देखना, अब यहूदी एक प्रगतिशील कौम है। कौन सी कौम है? प्रगतिशील कौम है, यानी जहां भी जाएंगे ये बड़े मेहनती हैं और वहां पर ये व्यापार पर अधिकार कर लेंगे। व्यापार पर अधिकार का मतलब क्या? तो कहते हैं कि ये एडवांस सोचने वाले मेहनती कर्मठ लोग हैं और बड़ी एडवांस कौम है यह। तो ये जहां भी जाएगी या यूरोप में जाएगी तो वहां के परंपरागत व्यापारियों को उद्योगों से बाहर कर देगी, व्यापार से बाहर कर देगी और वहां पर इनका अधिकार हो जाता है। तो जब यूरोप में जाकर बसने लगे, अब यूरोप आपको पता है कि ईसाई धर्म है और कहीं ना कहीं ईसाई और यहूदियों के मध्य भी टकराव है। क्यों टकराव है? तो इसकी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा अपन करें तो आपने देखा होगा कि जब सुना होगा कि ईसा मसीह को जब फांसी दी गई तो उसमें कुछ यहूदी पुरोहितों का हाथ था। तो इसीलिए यहूदी और ईसाइयों के आपस में बनती नहीं है और यहूदी कहाँ जाके बस गए? यूरोप में जाके बस गए। अब धीरे धीरे यहूदियों ने क्या किया है कि वहां के परंपरागत उद्योगों के ऊपर अधिकार कर लिया है और पूरी की पूरी इकोनॉमी किसके हाथ में आ गई है? यहूदियों के हाथ में आ गई। अब इकोनॉमी यहूदियों के हाथ में आ गई है तो नाराज कौन हो रहे? ईसाई हो रहे। सुनना बात को। इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध आपने सुना होगा कि इंग्लैंड और फ्रांस एक तरफ थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये प्रथम विश्व युद्ध में इसके विरोध थे। इंग्लैंड और फ्रांस को कहीं ना कहीं यहूदियों का समर्थन चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा फाइनेंस जो है वह कौन करेंगे? यहूदी करेंगे, ऐसा इंग्लैंड को भरोसा था। तो इंग्लैंड ने एक वादा कर दिया यहूदियों से कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपको आपके मूल क्षेत्र में बसाएंगे। मूल क्षेत्र कौन सा? जहां आपके पुरखे रहते थे। और कहते हैं कि बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1917 में एक समझौता हुआ जिसे बाल्फोर समझौता कहते हैं। इस बाल्फोर समझौते के तहत इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने मान्यता दे दी और यहूदियों को यहां पर आकर जो है बसाना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, 1919 में आपने सुना होगा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि होती है, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के तहत ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन ने अरब क्षेत्र के देशों से वादा किया, सीरिया से, ईरान से, इराक से, कि हम संयुक्त रूप से जो है एक अरब देश बसाएंगे। तो कहते हैं कि अंग्रेज ये जो है देश तो नहीं बसा सके अंग्रेज, और लेकिन अरब क्षेत्र को कई राज्यों में, कई देशों में विभाजित कर दिया। तो अरब कंट्री पहले से ब्रिटेन से नाराज थी क्योंकि वादा खिलाफी किए। दूसरा, जब इनको अलग अलग देश में स्थापित कर दिया, फिलिस्तीन के रूप में, इजराइल के रूप में, क्या बोलते हैं गोल्डन हाइट्स के रूप में, सीरिया, जॉर्डन, अलग अलग देशों में इनको जो है विभाजित कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इन क्षेत्रों के ऊपर फ्रांस और ब्रिटेन का प्रभुत्व रहा। अब यहूदी यहाँ आ गए हैं ब्रिटेन के संरक्षण में और यहूदी यहाँ पर जो है ब्रिटेन ने इनको अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देना चाहा, लेकिन किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहाँ एक बात हुई 1917 के बाद कि यहूदी पुनः यूरोप से कहाँ लौटने लगे? तो कहाँ लौटने लगे? इस फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में लौटने लगे। दूसरा, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर यहूदियों से चिढ़ता था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने जमकर यहूदियों को मारा, गैस चेंबर बनाया, उस गैस चेंबर में यहूदियों को भरा और गैस छोड़ी, जहरीली गैस, उसमें कई यहूदी मारे गए। तो बाद में वहां से भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां से भी यहूदी आए और इस वाले क्षेत्र में आ गए। कहते हैं कि इस वाले क्षेत्र में यहूदी आ जाते हैं। अब देखो, बात करें अपन तो 1948 में, सुनना बात को, 1948 46 की बात हो रही है, 47 की बात हो रही है, 49 और 67 के आसपास की बात हो रही है। तो कहते हैं ब्रिटेन 1946 के आसपास चला जाता है और यह मामला जो है किसको सौंप देता है? यूएनओ को सौंप देता है। यूएनओ ने क्या किया कि एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी यहूदी राष्ट्र को, जिसे इजराइल के नाम से जानते हैं। तो यूएनओ ने यह मान्यता कब दे दी? तो 1947-48 में यूएनओ ने अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। अब देखना, 1946 तक यह पूरा का पूरा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। 1947 तक ये वाला एरिया जो है ये इजराइल, जिसे अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई, ये गाजा स्ट्रिप है और ये जो है वेस्ट बैंक है फिलिस्तीनी, यानी देखो फिलिस्तीनी यहाँ पर और इजराइल यहाँ पर, ये ऐसा है। 1949 से 1967 तक यानी 49 से 67 तक इजराइल बढ़ता गया और फिलिस्तीनी क्षेत्र जो है घटता गया। अब इसका कारण क्या है? देखो,
तो ऐसा कहा जाता है कि यूएनओ वह क्या करता है कि इसे अलग देश के रूप में मान्यता देता है इजराइल को। ध्यान रखना, धर्म के आधार पर दो देश बने, एक पाकिस्तान और दूसरा कौन सा बना, इजराइल बना। ठीक है, लेकिन वेस्ट बैंक यानी जो फिलिस्तीनी जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये मान लेते हैं ये वाला भाग, यहां पर फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा करके एक संगठन था जो फिलिस्तीन को आजाद करवाने की बात कर रहा था। बाद में यहां पर एक सरकार बनती जिसे अल फतह के नाम से जानते। तो अल फतह इसको स्वीकार नहीं करता यूएनओ की बात पर। अरब राष्ट्रों ने भी इजराइल को अलग राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। अब यहां पर गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है। अब भारत की बात करें तो भारत तटस्थ था, भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया। पहले वो फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा, लेकिन 1993 में ऐसा कहते हैं कि यहाँ की सरकार जो अल फतह थी, जो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा बाद में अल फतह कहलाया, उसने इजराइल को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। अब आप सोचो कि 1948 में यूएनओ ने कहा कि 65% तो फिलिस्तीन का होगा और 35% जो है यहूदी राष्ट्र बनेगा जिसे इजराइल के नाम से जाना जाएगा। अरब राष्ट्रों ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कहते हैं कि 1948 में अरब राष्ट्रों ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। तो इजराइल अमेरिका की सहायता से क्या करता है कि इन राष्ट्रों को जो है अरब राष्ट्रों को पराजित कर देता है। एक छोटा सा देश इजराइल सारे अरब राष्ट्रों को पराजित कर देता है। पूरी दुनिया चकित रह जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि छोटे से देश ने सारे अरब कंट्री को पराजित कर दिया। तो ध्यान रखना, अमेरिका ने शुरू से ही किसका सपोर्ट किया है, तो किसका सपोर्ट किया है, इजराइल का। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि अमेरिका इजराइल का क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो कहते हैं कि अमेरिका में ज्यादातर जो उद्योगपति हैं वह सारे के सारे क्या हैं, यहूदी है। अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा किसका अधिकार है, यहूदियों का अधिकार है। जितने बड़े साइंटिस्ट हुए दुनिया में, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, जितने प्रगतिशील साइंटिस्ट हुए वह सारे के सारे यहूदी थे। मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया की सबसे प्रगतिशील कौम कौन सी है, तो कौन सी है, यहूदी। अब अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति बनता है बिना यहूदियों के सपोर्ट के नहीं बनेगा वहां पर। इसलिए जो भी राष्ट्रपति बनेगा, जो भी सरकार बनेगी, वह किसका सपोर्ट करेगी, यहूदियों का सपोर्ट करेगी। इसीलिए अमेरिका शुरू से ही किसका समर्थन रहा है, इजराइल का समर्थक रहा है। आज भी आपने देखा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह इजराइल पहुंचा है। तो कहने का मतलब क्या कि अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों, क्योंकि यहूदी राष्ट्र है और यहूदी राष्ट्र इजराइल है और अमेरिका में जो है किसका है, तो दबदबा है, तो यहूदियों का दबदबा है। अब देखो, यह जो समझौता हुआ इसको मानने से इनकार कर देते हैं अरब राष्ट्र। 1948 में आक्रमण करते हैं, इजराइल अमेरिका की सहायता से अरब राष्ट्रों को पराजित कर देता है। 1967 में एक युद्ध होता है जिसे 6 दिन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भी इजराइल ने हरा दिया किसको, अरब राष्ट्रों को हरा दिया। अब देखना, 1993 के आसपास की बात है, 1993 की। 1993 में फिलिस्तीन की सरकार है अल फतह, जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं, इसने इजराइल को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। कौन से राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी, अलग राष्ट्र के रूप में। जब इजराइल को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाती है तो भारत भी अब किसके सपोर्ट में खड़ा हो गया, तो इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल का समर्थन किया उसने अलग राष्ट्र का 1993 के बाद। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यह वाला एरिया है, इधर वाला एरिया जिसे अपन गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं, यहां पर एक संगठन है हमास। अधिकांश यूरोपीय देशों ने, दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो यहां तो सरकार है अल फतह की और यहां पर हमास ने चुनाव लड़ा और हमास चुनाव जीत गया यहां पर। तो यहां हमास ने अपनी सरकार बना ली। ध्यान रखना, 1993 के समझौते को हमास ने मानने से इनकार कर दिया और इजराइल को अलग राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। अब हमास समय समय पर क्या करता है, इजराइल के ऊपर आतंकवादी कार्रवाई करता है। कहां से, गाजा स्ट्रिप से करता है, गाजा पट्टी से करता है। ठीक है, तो अभी क्यों ही हमला किया, अभी क्यों हमला किया हमास ने, तो कुछ कारण है अभी हमला करने के। पहला कारण क्या है देखो, तो सबसे पहला कारण है कि एक मस्जिद है अल अक्सा, जो इस्लाम की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल अक्सा जो मस्जिद है उसके ऊपर इजराइल ने क्या किया है कि कार्रवाई की है। कार्रवाई इजराइल ने यह कहा है कि यहां से जो है पत्थरबाजी होती है, इस कारण जो है हमने इसके ऊपर रेड डाली है। अब पवित्र स्थान है मुस्लिमों का, तो नाराज हो गया हमास। दूसरा, अभी
न्यायिक सुधार हो रहे हैं इजराइल में, यानी वहां का जो राष्ट्रपति है बेंजामिन नेतन्याहू, वहां की सरकार है, दक्षिणपंथी सरकार है, कट्टर सरकार है, वह न्याय व्यवस्था में सुधार कर रही है, रिफॉर्म कर रही है और न्याय व्यवस्था को यानी जो है कमजोर करके सारी शक्तियां अपने हाथ में ले रही है। तो वहां की सरकार और वहां के विपक्ष के नेता नाराज है, ठीक है, सरकार से नाराज है विपक्ष के नेता, और जनता भी इनके सपोर्ट में। तो इस बात का फायदा उठाया हमास ने कि वहां की जनता जो है कहीं ना कहीं सरकार के विरोधी है, विपक्षी सरकार के विरोधी है, तो यह मौका इन्होंने उठाया, ठीक है। तीसरा कहते हैं कि समय समय पर इजराइल वेस्ट बैंक के ऊपर क्या करता रहा है, छापेमारी करता रहा है, इसमें 300 से अधिक लोग मारे गए, यह भी एक कारण है। तो इन सब कारणों से क्या हमास ने अभी ये समय चुना और हमास आक्रमण कर देता है। कहां पर आक्रमण कर रहा है, तो इजराइल पर आक्रमण कर दिया। तो यहां से हमास आक्रमण कर रहा है वायुसेना के माध्यम से, पैराग्लाइड के माध्यम से, थल सेना के माध्यम से, और इसके जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कौन कर रहा है, इजराइल कर रहा है। तो ये सारा जो है मुद्दा है, इस कारण दोनों के मध्य क्या बना हुआ है, विवाद बना हुआ है। अब भारत की इसमें क्या भूमिका है, तो भारत अभी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अपन अपनी तरफ से क्या राय रख सकते हैं, तो मैं कोई राय नहीं रखूंगा यहाँ पर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्व में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। हमास ने वो किया, वो बड़ा गलत किया है। लेकिन दूसरे पक्ष में बात करें, पक्ष और विपक्ष में बात करें, तो अगर मैं कहूं कि आपके घर में 2000 साल पहले जो है आप किसी जगह पे रहते थे, आपके पुरखे कहीं रहते थे, और 2000 साल बाद आप वापस आओ, 1500 साल बाद आप वापस आओ कि मेरे पुरखों की जगह है, और दूसरे लोग यहाँ बस जाते हैं, तो क्या उनको हटाना जायज है। तीसरे शब्दों में अब तीसरी बात अगर अपन करें तो इजराइल से क्या अपेक्षा की जाती है कि जब इजराइल ने इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया, जब उसके पास छोटा क्षेत्र था और इतना बड़ा क्षेत्र जीत लिया, तो इनको विश्वास में रखना चाहिए, इनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। लेकिन इजराइल हमेशा से इनके प्रति क्या रहा है कि वह नरम नीति नहीं अपनाता, हमेशा से इनका जो है विरोधी रहा है। जब आप इतने बड़े क्षेत्र को जीत लेते हो, उसके बाद भी आपका रवैया थोड़ा जो है नरम रहना चाहिए, लेकिन इजराइल ने हमेशा सख्त रवैया अपनाया। दूसरा, आप कितने भी बड़े ताकतवर हो, पता है कि आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपको चौकन्ना रहना। आपके ही घर में आप जो है रोज लठ लेके बैठते हो, यानी लकड़ी लेके बैठते हो, किसी का आक्रमण नहीं हो जाए, किसी का आक्रमण नहीं हो जाए। तो इजराइल के साथ यही है, हमेशा उसको डर बना रहता है कहीं अरब आक्रमण नहीं हो जाए, कहीं से ईरान आक्रमण नहीं कर दे, कहीं हमास आक्रमण नहीं कर दे। ताकतवर है लेकिन फिर भी उसे चौकन्ना रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब हमास ने जो किया वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, लेकिन आगे भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो तो इजराइल को अपने रवैये में जो है क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। कि दोनों पक्षों की तरफ से समझना होगा, यही सारा मुद्दा है। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किन मुद्दों को लेकर जो है आपस में ये विवाद चल रहा है, और यह विवाद वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद के नाम से जाना जाता है। एक नजर आप देखोगे कि किस प्रकार से जो है कि जो इजराइल ये था, यहाँ आते आते पूरा का पूरा जो है यहाँ इनको समेट के रख दिया। यहाँ आते आते केवल जो है वेस्ट बैंक और ये हमास वाला क्षेत्र है, यह जो है क्षेत्र बन गया। कहानी चालू होती 1946 से और ये बात हो रही 2000 में, यानी किस प्रकार से इजराइल ने अपने क्षेत्र को जो है बढ़ाया, और इसी बात को लेकर जो है वर्तमान में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। धन्यवाद।